also related and connected with the COVID-19 in economic scenario, because whole world including India in the lockdown phase, तो इकोनॉमिक इज इन क्राइसिस मोड। सारी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया घर में है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस है। और इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए है चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, जिससे डिमांड जो है इंक्रीज होगा, जबकि ना के बराबर हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स, डिमांड इज द सोल ऑफ एनी इकोनॉमिक्स। कहा जाता है कि अगर डिमांड नहीं है तो इकोनॉमिक्स धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कैसे? देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि मैं कोई शॉप, किताब का दुकान मेरे पास है, अगर कोई किताब खरीदने नहीं आएगा या कोई सामान नहीं, चूंकि पैसे ही नहीं है उसके पास, तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं भी नहीं खरीद पाऊंगा। जैसे कपड़े खरीदने होंगे, मिठाई खरीदने होंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो डिमांड इज द सोल एंड क्रूशियल कैरेक्टर ऑफ एनी इकोनॉमी। डिमांड खत्म हो रहा, इकोनॉमिक एक्चुअली क्राइसिस में आ रहा है। तो जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एज RBI और हमारे जो गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ उपाय कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट उपाय में जैसे आपने देखा कि RBI जो है मॉरेटोरियम किया, इन्होंने 3 मंथ का क्या बोलते हैं EMI इन्होंने एक्सटेंडेड कर दिया। और क्रेडिट स्कोर में आपको NPA का टैग नहीं लगेगा, यानी 3 मंथ तक आपका क्रेडिट स्कोर सेम रहेगा। यू कैन नॉट पे द 3 months ऑफ योर EMI। दूसरा, इन्होंने CRR को कम कर दिया। तीसरा, इन्होंने देखे होंगे कि आपके रेपो रेट पे कुछ काम किया। तो ये सारी चीजें जो RBI कर रही है, बिकॉज इट बूस्ट द मनी इन आवर इकोनॉमी। बिकॉज मनी हमारे इकोनॉमी में नहीं है। जब मनी इकोनॉमी में नहीं है तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, सप्लाई पर असर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, धीरे धीरे रिसेशन फेज में हम लोग आ जाएंगे। अभी बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस का जो बहुत सारे रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह का, वो कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन होगी और 2 कंट्रीज इंडिया और चाइना उसमें नहीं आएंगे, ऐसा उनका प्रोजेक्शन है। भगवान करे सही हो जाए। और CRR और रेपो रेट हो जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट जो है बेल आउट पैकेज दी है। अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा बेल आउट पैकेज। तो ये सब इनडायरेक्ट उपाय है। अब इस सब से क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ती है। फिजिकल डेफिसिट होता है कि जो हम एक्सपेंस करते हैं, जो रेवेन्यू आता है, जो एक्सपेंस करते हैं, उसके बीच को फिजिकल डेफिसिट करते हैं। अब जो बेल आउट पैकेज हम दे रहे हैं, बेल आउट पैकेज में डेफिसिट और बढ़ता है। इससे भी बैंक है जो unwilling to give the loan to any person, बिकॉज उनको लगता है कि अगर अभी हम लोन दे देंगे तो मुझे बाद में पैसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि पैसा है नहीं उनको पास लौटाने के लिए। तो बैंक भी काम नहीं कर, बैंक भी unwilling to give the loan to any person। और बेल आउट पैकेज में फिजिकल डिफिसिट बढ़ रही है, और ऐसा परमिसेबल डिफिसिट है GDP का 6% तक आप डेब्ट ले सकते हैं। परमिसेबल लिमिट है। अभी की स्थिति में शूट अप टू 15% या शूट अप कर रहा है, 50% तक हमारा फिजिकल डिफिसिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्ट में एक चिंता का कारण बन रही है कि ये सारी चीजें करने के बाद भी हम फिजिकल डिफिसिट को 15% कर रहे हैं, जबकि परमिसिबल लिमिट हमारे 6% है। लेकिन ये सब काम करने के बाद भी डिमांड इज नॉट इंक्रीज्ड व्हाइल वी बूस्ट द डायरेक्ट मोनेटाइजिंग ऑफ डिफिसिट। जब तक हम इसको डायरेक्ट मोनेटाइज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मोनेटाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। व्हाट इज द डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द डिफिसिट? इमेजिन ए सिनेरियो, एक सिनेरियो आप लेते हैं, जैसे कि वेयर द गवर्नमेंट डील्स विद द RBI डायरेक्टली bypassing the financing system and ask to it the print new currency in return from the new bond that the government gives to the RBI। एक ऐसा सिचुएशन आप कीजिए कि जो गवर्नमेंट है वो RBI के साथ डायरेक्टली बात कर रहा, बाईपासिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। एक फाइनेंशियल सिस्टम है, जो कोरम है, प्रोटोकॉल, उसको उनको कह रहा है कि भाई आप नया करेंसी छापो और उसको मार्केट में भेजो। अब क्या होता है, जो नए करेंसी मार्केट में दिए जाएंगे वो पेएबल नहीं होंगे,
जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिसके अकाउंट में डीबीटी से पैसे जा रहे हैं, मान लीजिए कि सभी के अकाउंट में अगर 15,000 रुपए जाते हैं, ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी बोले थे कि जीडीपी का 5% मुझे चाहिए, वहां से ही कंसेप्ट उधर के आया कि 15,000 अगर रुपया हर किसी के अकाउंट में जाते हैं जो पेएबल नहीं है। जैसे मोरेटोरियम में 3 मंथ के बाद आपको पे करने हैं, 3 मंथ माफ नहीं होते, ये एक्युमुलेट होके आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे, तो 3 महीने के बाद पे करने हैं। और यहाँ पे जो 15,000 रुपये हम पे दे रहे हैं वो अब मुझे पे नहीं करने। ये आरबीआई और गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके या डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द डिपॉजिट के अंतर्गत 15,000 की लिमिट मैं ले रहा हूँ। इट कैन बी लेस देन 15,000 एंड कैन बी मोर देन 15,000 also by the depend upon the government and RBI policy. अब यहाँ समझ गए। Now the government would have the cash to spend and alleviate the stress in the economy. उनके पास कैश आ जाएंगे जो क्या करेंगे, एलिविएट प्रॉपर्टी करेंगे और स्पेंड कैश स्पेंड करेंगे। तो अब इससे क्या होगा भाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द पुअर एंड स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल एंड प्रोवाइडिंग वेज सब्सिडी एंड वर्कर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसे क्या करेंगे, स्मॉल इंटरप्राइजेस को काम करेंगे, उस पर काम करेंगे, कुछ जिनके पास कैश देंगे और उसके बाद में एलिविएट प्रोवाइड करें और स्ट्रेस कम करेंगे इकोनॉमी। ये सब सारी चीजें डायरेक्ट बेनिफिट और ट्रांसफर से कर सकते हैं। अब इस डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट से मोनेटाइजेशन को भी कभी कभी न्यूज़पेपर में हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं, याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर मनी। इसको आरबीआई में आपको क्वांटिटेटिव एजिंग बोलते हैं। ये सारी चीजें लगभग एक ही जैसी है, शब्दों का खेल है, बाकी सारी चीजें वही है। ये सब सारी चीजें कर। अब जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन आप करेंगे उसमें डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखिए, अगर आप कुछ काम करते हैं और आपके पैसे मिलते हैं तो उसकी इज्जत, और बिना काम किए हुए आपके पास पैसे मिलते हैं उसकी इज्जत, दोनों में बहुत सारे अंतर हो जाते हैं। तो अगर बिना कुछ किए हुए 15,000 रुपीज या समथिंग आपके अकाउंट में आते हैं थ्रू द डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द डिपॉजिट स्कीम के तहत, जो आरबीआई के द्वारा, तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन डिमांड बढ़ेगी, धीरे धीरे डिमांड बढ़ने के साथ थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। स्लाइटली इंक्रीज द इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। थोड़ा सा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अच्छा होता है, लेकिन इससे ज्यादा भी बढ़ जाएगी, लोगों में काम करने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी, तो इसका डिसएडवांटेज है। बाकी इंडिया में 1997 के बाद में ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डिपॉजिट बंद कर दिया गया। 1994 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और 1997 में डी सुब्बाराव के द्वारा इनको बंद कर दिया गया। 1997 के बाद कोई डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अभी यहाँ पे नहीं हुआ है इंडिया में, लेकिन इस बार देखिए डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डिपॉजिट होता है या नहीं। अब इस दोनों का हेलीकॉप्टर मनी और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डिपॉजिट का पीडीएफ मैं डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड रीड इट। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।